हेलो स्टूडेंट, हमारे इस यूट्यूब के चैनल पर आपका एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं क्लास 11th का फिजिक्स चैप्टर नंबर 5। न्यूटन साहब का नियम चल रहा है और न्यूटन साहब के नियम में हम लोग थर्ड लॉ पढ़ रहे हैं। और आज हम चर्चा करेंगे, हालांकि एक सवाल पहले किया जाएगा एक न्यूमेरिकल करके, उसके बाद चर्चा करेंगे आज इस टॉपिक पर कि क्या क्रिया प्रतिक्रिया एक दूसरे को नष्ट कर देते हैं। क्या क्रिया और प्रतिक्रिया एक्शन रिएक्शन एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। अपने आप में एक सोचने वाली बात है। यानी कि न्यूटन साहब ने कहा कि कोई भी जो क्रिया होती है वापस प्रतिक्रिया देती है, तो क्या क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों एक दूसरे को नष्ट कर देते हैं, दोनों एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं, ऐसा सवाल हमारे पास है। तो उसको जाना जाएगा। तो उसको जानने से पहले इस क्वेश्चन को किया जाए, फिर उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे हम लोग। देखो यहाँ पे एक सवाल है, फाइंड फोर्स एक्सर्टेड ऑन द लिफ्ट बाय मैन व्हेन लिफ्ट इज एट रेस्ट। यानी कि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। सिस्टम क्या होता है बेटा, मैंने आपको बताया ना, सिस्टम क्या होता है। अभी आगे सिस्टम और बढ़िया से आने वाला है। सिस्टम होता है जिसके अंदर बॉडीज हों। एक सिस्टम घर है ना पूरा, मतलब कि अगर 3-4 लोग हो तो अलग अलग बॉडी हो, पर एक घर के अंदर पैक हो गए तो पूरे घर के अंदर 4 बॉडी, उस घर को सिस्टम कहते हैं। तो इस सिस्टम में यहाँ पे 2 लोग हैं, एक लिफ्ट और एक मैन है। पूछ रहा है फाइंड फोर्स एक्सर्टेड ऑन द लिफ्ट बाय मैन। मैन ने लिफ्ट पर कितना फोर्स एक्सर्ट किया है, या फिर फाइंड द वेट ऑफ मैन एज शोन बाय वेइंग मशीन, कि आप आदमी का बताओ कितना वेट होगा अगर वेइंग मशीन पे इंसान खड़ा हो। दोनों बात एक ही है। वेइंग मशीन क्या मापती है, नॉर्मल रिएक्शन मापती है। उनका नॉर्मल रिएक्शन ही तो इस पे लगा होगा, वही तो बात है। अगर मान लो यहाँ पे वेइंग मशीन होती तो क्या बताती, नॉर्मल बताती ना। वेइंग मशीन हट गई तो ये तल आ गया, इस पर क्या लग रहा है, आदमी का नॉर्मल ही काम कर रहा है, तो वही नॉर्मल का मान पूछ रहा है। अब देखो जरा सवाल क्या कर रहा है। यहाँ पे एक घिरनी है, एक रस्सी है, लिफ्ट है, लिफ्ट के अंदर आदमी बैठा है। यह हवाला मतलब कि रस्सी का यह हवाला सिरा जो कि लिफ्ट से बंधा हुआ है, और यह हवाला रस्सी आदमी अंदर लिफ्ट के अंदर खड़ा होकर के पकड़ लिया है। पूरा मतलब कि लिफ्ट चल नहीं रही है। लिफ्ट किस में है, लिफ्ट इज एट रेस्ट। इतना मतलब हो गया है कि लिफ्ट रेस्ट में हो गई है। अब लिफ्ट भी रेस्ट में है, बंदा भी रेस्ट में है, तो टोटल सिस्टम किस में आ गई, रेस्ट में आ गई। लिफ्ट रेस्ट, बंदे रेस्ट के ऊपर सिस्टम का नहीं डिपेंड करता। मतलब कि एक तो केस बन गया ना, सिस्टम है और उसके अंदर ये सब किस में है, रेस्ट में है। एक सिस्टम है उसमें सब किस में है, रेस्ट में है। और क्यों रेस्ट में है, क्योंकि कुछ अंदर कर रहे हैं। ये बल लगाया है, ये अभी कुछ हुआ है तभी तो रुका हुआ है सब लोग कुछ। यानी कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। सिस्टम किस में है, इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम मतलब क्या, इसमें कुछ हो ना रहा है। सिस्टम इक्विलिब्रियम का मतलब क्या, कुछ हो ना रहा है। ये मतलब एक दूसरे के बल को ख़त्म करके ऐसे खड़े हैं बस। ये भी बल लगाया है तो मतलब कि यह यहीं पे रुका हुआ है। यह बल लगाया है, रस्सी को पकड़ के यह क्या हुआ, यहीं पे रुका हुआ। अगर यह बल ना लगाता तो रस्सी छूटती है, लिफ्ट नीचे आ जाता, लेकिन बल लगा के उसको रोका गया है, तो वही बोला गया सिस्टम इक्विलिब्रियम में। लिफ्ट का मास 30 किलोग्राम का है और आदमी का मास 60 किलोग्राम का है। ठीक है ना। आपको बताना है कि वेइंग मशीन अगर यहाँ पे हो तो दैट टाइम आदमी का मतलब कि वेट कितना होगा दैट टाइम। चलो मैं बताता हूँ। अब मास और वेट में फर्क होता है, आपको पता है ना। वेइंग मशीन मतलब जो वेट नापती है, भार नापती है, उसे बोलते हैं। एक मैं बात करता हूं आपसे, चलो बनाओ आदमी का एफबीडी बनाओ, मैन का एफबीडी बनाओ, फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। मैन है कितने किलो का है, 60 किलो का है। 60 किलो के होने के नाते है नीचे कितना लगाएगा, 60 जी लगाएगा फोर्स, है ना। अच्छा, रस्सी को पकड़ा हुआ है तो रस्सी में तनाव भी बनाएगा, एक तनाव बनाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। और हाँ, आदमी के ऊपर लिफ्ट वाला तल एक नॉर्मल रिएक्शन देगा, तो ये अभी यहीं आएगा। आदमी के ऊपर लिफ्ट वाला तल क्या करेगा, एक नॉर्मल रिएक्शन देगा ना, ऐसे टच में है तो नॉर्मल रिएक्शन देगा, यहाँ आ जाएगा। अब चूंकि
चूंकि सिस्टम किस में अभी किस में है, ये अभी रेस्ट में है ना, पूरा रेस्ट में है। चूंकि रेस्ट मतलब कि ऑल एलिमेंट, चूंकि ऑल एलिमेंट आर इन रेस्ट, शो आप यहाँ पे क्या बोलोगे, t प्लस एन बराबर 60g। आखिर क्यों रेस्ट में है भाई ये, क्योंकि t प्लस एन बराबर कितना आया है, 60g आया है। चलिए अब हमारा आता है FVD, किसका, लिफ्ट का। देखो सवाल तो कठिन ना होता, सवाल कठिन नहीं होता, बस आपको लगाने के तरीके पते होने चाहिए। लगाने के तरीके का पते होंगे, जब शुरू से सारे लेक्चर देख के आए वो नॉर्मल वार्मल जान रहे हो तभी नहीं लगाओगे। लिफ्ट का बनाओ जरा। लिफ्ट 30 किलोग्राम का है, इस पर नीचे 30G लग रहा होगा, और ऊपर देखो या लिफ्ट के लिए तो रस्सी लगी हुई है, इक्के रस्सी है, तो जो तनाव इनका होगा तनाव इनका होगा ऊपर की ओर। लिफ्ट के लिए तनाव याद कर, तो लिफ्ट में बैठना पड़ेगा, छाता ओपन करना पड़ेगा, तो ऊपर छाता खुलेगा तो टी ऊपर होगा। चलो, और आदमी ने लिफ्ट पर एक नॉर्मल रिएक्शन नीचे दिया है, ध्यान देना। आदमी ने लिफ्ट पर एक, हम थर्ड लॉ पढ़ रहे हैं, सेकेंड लॉ में ऐसा नहीं कुछ होता था कि मतलब कि बॉडी किस पर फोर्स लगा रहा है हम हटा देते थे, बट थर्ड लॉ में सब कुछ जायज हो रहा है। तो आदमी इस पर एक बल क्या करा है, नीचे की ओर लगाया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन उसका हो जाएगा n, यानी कि t बराबर n प्लस 30g। समीकरण नंबर इसको 1 बना लो, इसको क्या बना, इसको ऐसे लिख लो, t माइनस एन बराबर 30। समीकरण नंबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब 1 धन 2 से कर लोगे, 1 धन 2 करोगे ना, तो t प्लस एन बराबर 60g, और ये t माइनस एन बराबर 30g। जब इनको जोड़ दोगे तो यह 2t हो जाएगा, भाई खत्म हो जाएंगे, है 90g हो जाएगा, यानी कि t बराबर कितना आएगा, 2 से 90 कटेगा, 45g आएगा। जो भी हो, अब जी का मान रखो पूरा टी न्यूटन में आने लगेगा। अब हमको n का मान चाहिए, कितना फोर्स वो लगा रहा है ना, n का मान। अरे भाई अब यहीं पे देखो, यहीं ऊपर ये वाला n लगा रहा है और आदमी इस पर n लगा रहा था, हमको तो n चाहिए ना, n का मान चाहिए, और n सेम होता है एक तल के लिए। अब ये जितना इस पर n लगाया उतना ही उस पर n लगाया है। तो अब देखो जरा, हाँ अब t का मान 45 है, यहीं पे रख लो, यहाँ पे रख लो, तो 45g इस इधर लेते आओ, माइनस 30g बराबर n, तो n बराबर कितना आएगा, 15g आंसर। यानी कि बेटा आदमी ने लिफ्ट पर 15g न्यूटन फोर्स एक्सर्टेड किया है, या फिर आदमी का अगर वेइंग पे मतलब भार नापोगे ना तो कितना आएगा, 15g न्यूटन आएगा, ठीक है ना। कितना बताएगा, 15g बताएगा। और कितने का था ये, यानी अगर तुम वैसे नॉर्मली पढ़ते तो कहते सर mg का मतलब 60g, और कितना आया 15। और बल कहाँ चला गया, ये लिफ्टवा लिया है, इनका और बला कौन ले लिया, इनका और भार कौन ले लिया, लिफ्ट ले लिया। पूरा 60g था, 60g में से 45g तो लिफ्टवा ले लिया, 45g तो लिफ्ट ले लिया ना, बचा कितना, 15g बचा, जो कि हमारे तराजू वाले पर काम कर रहा है वो, इसीलिए ऐसा हो रहा है। तो उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं न्यूटन के थर्ड लॉ पे, यानी कि मतलब कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ना है हमको, कि मोमेंटम कैसे कंजर्व होती है। तो बढ़िया टॉपिक है, इसको मिटाते हैं फिर। तो ये देखो बच्चों, न्यूटन के, हम तो बोलते हैं कि न्यूटन के सेकंड और थर्ड लॉ को मिलाकर के एक चीज आई है नई हमारे पास, संवेग संरक्षण का सिद्धांत, यानी कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। संवेग संरक्षण का सिद्धांत आपने पढ़ा है, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, ऊर्जा को ना तो खत्म किया जा सकता है ना तो नष्ट किया जा सकता है। उसी प्रकार संवेग संरक्षण का सिद्धांत, यहाँ पे एक मतलब की कंडीशन है, आपको ये और अच्छे से भी पढ़ाया जाएगा। जब सेंटर ऑफ मास नामक आप पढ़ोगे पार्ट ना, द्रव्यमान केंद्र जब पढ़ोगे तो वहाँ पे और अच्छे से पढ़ाया जाएगा। तो अभी तो नॉर्मली जान लो होता क्या वास्तव में, कुछ चीज़ें जान लो यहाँ पे। संवेग संरक्षण का सिद्धांत को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम प्रिंसिपल, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्या होता है, जानते हो क्या होता है? इसको जानने के पहले यह जान लो, क्रिया प्रतिक्रिया कभी एक दूसरे को निरस्त नहीं करते। यहाँ पे जरूर कॉर्नर में नोट करना अपनी कॉपी पर, क्रिया प्रतिक्रिया, क्रिया प्रतिक्रिया कभी एक दूसरे को निरस्त नहीं करते, कभी
एक दूसरे को निरस्त नहीं करते। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक टू दिस लेक्चर, निरस्त नहीं करते। क्रिया प्रतिक्रिया बेटा कभी एक दूसरे को निरस्त नहीं करते हैं। हाँ, एक्शन रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट होते हैं, मैग्नीट्यूड में इक्वल होते हैं और अपोजिट होता है डायरेक्शन, बट कभी नष्ट नहीं करते एक दूसरे को। ऐसा कभी नहीं है। सोचो मिनट के लिए, अगर मैंने इस दीवार पर फोर्स लगाया तो दीवार ने मेरे पर लगाया, क्या दीवार गिरी? नहीं गिरेगी। काहे नहीं गिरेगी? देखो, दो बॉडी पे बल लग रही है तो निरस्त की बात ही नहीं आती है। निरस्त तो तब होता है जब बॉडी, मतलब कि सिंगल बॉडी पर बल लगता है। सिंगल बॉडी का मतलब क्या? ये मान लो कोई बॉडी है, कोई नीचे से इस बॉडी को खींचे, कोई इसको ऊपर से खींचे, तो क्या होगा? ये बॉडी तब यहाँ पे क्या कर रही? निरस्त कर गई। नीचे मान लो, यहाँ नीचे 5 न्यूटन, मान लो बॉडी मैं हूँ, मेरा ये वाला हाथ कोई पकड़ के 5 न्यूटन से खींच रहा है, ये वाला हाथ भी कोई 5 से खींच रहा है, तो क्या होगा? मैं रुका रहूंगा अपने स्थान पर, मैं कहीं नहीं हिलने वाला। तब तो वो कह दूंगा कि हाँ निरस्त कर गए, दोनों बल एक दूसरे को निरस्त कर गए, इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन होने के नाते। मैग्नीट्यूड में इक्वल 5-5 और डायरेक्शन में अपोजिट होने के नाते एक दूसरे को निरस्त कर गए। बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ? मैंने दीवार पर फोर्स लगाया तो दीवार गिरी, दीवार ने मेरे पर लगा, मैं थोड़ा पीछे आऊँगा। कहने का मतलब ये सोचो जरा, अगर यार एक दूसरे को निरस्त कर जाते, आपने अपनी बुक में जरूर पढ़ा होगा कि घोड़ा गाड़ी चल रहा है तो घोड़ा मतलब कि पैर से पीछे मारता है तो धरती से आगे जाता है। क्यों? आपने एग्जाम्पल 9 में सुना होगा कि घोड़ा अगर दौड़ता है तो मतलब कि पीछे मिट्टी जाती है। क्यों? घोड़ा पीछे बल लगाता है और जमीन आगे लगाती है। घोड़ा और जमीन दो अलग अलग था, तो घोड़ा ने जमीन पर पीछे बल लगाया, जमीन ने आगे लगाया। अगर सोचो, ये अभी एक्शन रिएक्शन का एग्जाम्पल है, अगर सोचो एक्शन रिएक्शन एक दूसरे को निरस्त कर जाते तो क्या घोड़ा दौड़ पाता? क्या घोड़ा दौड़ पाता? नहीं दौड़ पाता। अगर एक्शन रिएक्शन एक दूसरे को निरस्त करने लगते तो क्या दीवार कभी गिर पाता? कभी नहीं गिर पाता। कभी गिर पाता? कभी नहीं गिर पाता। बराबर होता है, बट हमने बल लगाया 10 का 10, इनको गिरना है। गिरना क्यों नहीं है? क्रिया प्रतिक्रिया कभी एक दूसरे को निरस्त नहीं करती है। बात मेंटेन कर लो अपने माइंड में। कैसे? वही घोड़ा वाला एग्जाम्पल ले लो, घोड़े वाला। दीवार वाला एग्जाम्पल ले सकते हो। मैंने इसको धक्का दिया 10 न्यूटन से तो ये भी गिरेगा यार। कहीं गिरेगा नहीं है 10 न्यूटन से। अब इसके हिसाब से मतलब एक बल लगाना पड़ेगा। अगर मैं 1000 लगाता हूँ ना, 1000 मेरे पे भी लगाएगा। अगर आपने जीसीबी से कभी घर और तोड़ते देखा होगा तो जीसीबी हिल जाती है, कंपन कर जाती है, क्योंकि 1000 उसने लगाया, गिराया, तो 1000 उस पर भी लगा है, 1000 उस पर भी रिवर्स में लगा, तभी बहुत मतलब ऐसा लगता है वहाँ का जमीन क्या हो रहा है, हिल रहा है बहुत तेजी से, ऐसा होता है। तो अब हमको लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा कि क्रिया प्रतिक्रिया कभी एक दूसरे को निरस्त नहीं करते। क्रिया प्रतिक्रिया कभी एक दूसरे को निरस्त नहीं करते। अगर निरस्त कर देंगे तो संसार में कोई काम पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि दो बॉडी पर लगा हुआ बल है, तो निरस्त कैसे करेंगे? अगर सिंगल बॉडी पर बल लगा होता तो निरस्त हो जाता, लेकिन दो बॉडी दोनों पे फोर्स लग रहा है तो कैसे काम होगा? अभी एक किस्सा आपको देता हूँ, अच्छा एग्जांपल देता हूँ। बंदूक होता है, बंदूक मैं बंदूक पकड़ा, गोली मारा तो क्या हुआ? गोली आगे गई, गोली क्या चली नहीं? क्या चली ना? मैंने ट्रिगर दबाया तो गोली आगे गई, और जितने वेग से गोली आगे गई, मतलब जितने बल थे गोली आगे गई, वेग नहीं बोलेंगे अभी, वेग बार समझाएं, वो तो समझाएंगे अभी। जितने बल थे गोली आगे गई, उतने बल थे बंदूक भी पीछे आता है। क्यों? जितने बल थे गोली आगे गई तो बंदूक चलाने वाला इंसान उतना मतलब कि हिल जाता है, यानी कि बंदूक पीछे आना चाहती है, तभी तो इंसान पीछे क्यों आना चाहता है, हिल जाता है, पूरा डग 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 हो जाता है, मतलब कि पूरा ऐसे कर सकते हो कि वो पूरा हिल जाता है पूरा का पूरा। तो ऐसा क्यों हुआ? अगर एक्शन रिएक्शन मान लो निरस्त कर देते तो गोली निकलती ही ना। गोली बंदूक पे लगा, मतलब गोली और बंदूक के बीच एक्शन रिएक्शन लगा, अगर निरस्त कर दे तो वहीं गोली गिर जाती, बंदूक वहीं गिरा जाता आराम से, कुछ होता है ना। लेकिन निरस्त नहीं करते, काम होता है। तो यहाँ से आप समझ रहे हो बढ़िया से कि एक्शन रिएक्शन निरस्त नहीं करते, नहीं तो घोड़ा दौड़ ना पाता, वहीं पे रह जाता। जितना पीछे जमीन पे लगाया था उतना जमीन, तो अगर तो निरस्त करते तो घोड़ा वहीं पे रह जाता, कहाँ चल पाता।
एक्शन रिएक्शन निरस्त क्यों नहीं करते, सवाल ये है। तो अपने माइंड में मेंटेन करो, कॉपी पे लिख लो। एक्शन रिएक्शन एक दूसरे को निरस्त इसलिए नहीं करते क्योंकि एक्शन रिएक्शन ऐसे फोर्स हैं जो दो भिन्न भिन्न बॉडी पर लगते हैं, दो भिन्न भिन्न बॉडी पर लगते हैं। और फोर्स वह निरस्त होता है, वह फोर्स निरस्त हो जाता है जो एक ही बॉडी पर अलग अलग दिशाओं में लगाया गया होता है। और यहाँ पे दो ही बॉडी है तो कहाँ निरस्त करेंगे। तो इस बात को आज की टॉपिक, आज की मतलब की लेक्चर में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है। बहुत बढ़िया टॉपिक है आपके लिए। अगर एक बॉडी होता तो हो जाता, लेकिन दो बॉडी पे लग रहा तो निरस्त कब्बो नहीं करेंगे, काम होता रहेगा। यहाँ पे देखो संवेग संरक्षण का सिद्धांत बनाया गया। क्या होता है, दो पिंडों के किसी निकाय पर, निकाय सिस्टम, वही ना मैंने बोला सिस्टम, आपके पास सिस्टम है यहाँ पे। अब इसके अंदर दो ठो पिंड है, ऐसे कह सकते हो ये ट्रेन है, ये ट्रेन की बोगी और यहाँ पे आदमी खड़े पड़े हैं, ऐसे कह सकते हो। ये ट्रेन की बोगी है और ये आदमी, दो आदमी है यहाँ पे, ठीक है ना। ट्रेन की बोगी सिस्टम हो गई, दो बॉडी हो गई, सिस्टम के अंदर दो बॉडी हो गया। यदि दो पिंडों के किसी निकाय पर कोई बाह्य बल ना लगा हो, इस पर कोई बाह्य बल नहीं लगा, यानी कि एफ एक्सटर्नल जो है ना वो नेट में कितना है, 0 है, कोई बाह्य बल नहीं है। चलो अभी इसमें समझाऊंगा, तो पहले पढ़ रहा हूँ किताब वाला है। तो किसी समयांतराल में किसी एक पिंड के संवेग में होने वाला परिवर्तन, तो किसी समयांतराल में किसी एक पिंड के वेग में, किसी एक पिंड के संवेग में होने वाला परिवर्तन, संवेग बराबर क्या होता है, P बराबर mv। मास तो बदलेगा नहीं, वेग बदलेगा, यानी कि इसका वेग बदला होगा। मान लो पहला पिंड यही रहा होगा या दूसरा पिंड रहा होगा, ये पहला पिंड है, इसका वेग बदला होगा तो इसका संवेग बदला होगा। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। उसी समयांतराल में मान लो मतलब कि इनका वेग 2 सेकंड में बढ़ा हो तो 2 सेकंड में इनका मतलब मोमेंटम चेंज हो गया होगा। उसी 2 सेकंड में दूसरे पिंड के संवेग में होने वाले परिवर्तन के बराबर वह दिशा में क्या होता है, विपरीत होता है। अगर इसमें जितना संवेग परिवर्तन हुआ है उतना संवेग परिवर्तन क्या बोल रहा है, उस इसमें भी होगा, ऐसा बोल रहा है। क्या बोल रहा है, अगर इनमें सपोज कर लो 2 सेकंड के बीच में 4 संवेग का क्या होता है mv, 4 मीटर, 4 किग्रा मीटर पर सेकेंड। अगर 2 सेकेंड में इनमें परिवर्तन 4 किग्रा मीटर पर सेकेंड हुआ है तो इसमें भी क्या होगा, 4 किग्रा मीटर पर सेकेंड परिवर्तन होगा, बट दिशा क्या होगी, विपरीत होगी। इनका इधर अगर होगा तो इनका क्या होगा, इधर होगा। दिशा क्या होगी, संवेग की, संवेग क्योंकि क्या होता है बेटा, संवेग एक सदिश राशि होती है, तो अतः यह क्या है, इसकी दिशा होती है, तो दिशा इनकी क्या होगी, बट विपरीत होगी। तो क्या बोलोगे, यदि दो पिंडों के निकाय पर लगने वाला फोर्स 0 है, मतलब दो पिंडों के एक निकाय पर बाह्य बल अगर 0 लग रहा है तो किसी समयांतराल में, किसी दिए गए समय में पहले वाले पिंड के संवेग में होने वाला परिवर्तन उसी समयांतराल में दूसरे पिंड में होने वाले संवेग के परिवर्तन के बराबर होता है, बट दिशा में क्या होता है, विपरीत होता है। समझ में आई बात। चलो अब इनको यहां से लाता हूं अंग्रेजी वाले से। ये तो रट्टा वाला है बेटा, ये तो तुमने रट लोगे, मुझे पता है रट लोगे। 4, अगर इनमें 4 हो रहा है ना तो इसमें भी 4 होगा, बट दिशा क्या होगी, विपरीत होगी। यहाँ पे देखो जरा, अब मैं इससे कर सकते हो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। यहाँ पे मैं आपको सवाल भी कर देता हूँ, एक क्वेश्चन भी हो सकता है कि द्वितीय नियम से, न्यूटन के सेकेंड मतलब कि लॉ ऑफ मोशन से, द्वितीय नियम से थर्ड की उत्पत्ति करो, थर्ड को प्रूफ करो, थर्ड है, थर्ड को प्रूफ करो, न्यूटन के सेकेंड नियम से थर्ड को प्रूफ करो, ऐसे भी हो सकता है सवाल। ये प्रूफ भी करना इसी पे मैं बता दूंगा अभी, बट देखते जाओ आराम से। इनको मिटा दे, थोड़ा जगह बच जाए, इसको मिटा दें। तो देखो जरा, मैंने अंग्रेजी में क्या लिखा है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इफ मतलब इन एनी आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड की हिंदी क्या होती है, विलगित, अक्सर तुम देखते होगे, विलगित निकाय। किसी विलगित निकाय में, निकाय मतलब कि इफ, यहां पे लिख लो इफ एट एनी, या फिर ऑन लगाओ, इफ ऑन एनी आइसोलेटेड सिस्टम एफ एक्सटर्नल 0 है, सिस्टम पे एफ अगर 0 लगा है तो दैट टाइम पी इज कंजर्व्ड, मतलब मोमेंटम क्या होता है, कंजर्व रहता है। बढ़िया परिभाषा। आप मतलब कि आप कोई कहता है संवेग संरक्षण का सिद्धांत बताओ, तो बोलोगे अगर कोई विलगित निकाय है, कोई आइसोलेटेड सिस्टम है। मैं बताता हूँ कि आइसोलेटेड सिस्टम होता है क्या। अभी आप सुनो बस, कि अगर कोई आइसोलेटेड सिस्टम है, उस पर बाहर से लगने वाला बल 0 है,
तब दैट टाइम क्या होता है, मोमेंटम कंजर्व रहता है, मोमेंटम क्या रहता है, संरक्षित रहता है, मोमेंटम कांस्टेंट रहता है। यही बोलोगे, क्या बोलोगे, यदि किसी आइसोलेटेड सिस्टम पर एफ एक्सटर्नल 0 है तो दैट टाइम क्या बोलोगे, उसका संवेग क्या होता है, स्थिर रहता है, संवेग संरक्षित रहता है, संवेग बदलता नहीं है, कुछ भी लिख सकते हो। तो देखो जरा यहाँ पे हमने पढ़ा है न्यूटन सेकेंड लॉ से, न्यूटन सेकेंड लॉ से हमने क्या पढ़ा है, न्यूटन साहब का सेकेंड लॉ क्या कहता है कि एफ नेट इज इक्वल टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। जो तुमने फोर्स अप्लाई करी है ना, वह है क्या होता है, संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। ये न्यूटन साहब ने कहा था सेकेंड वाले लॉ में, अगर फोर्स अप्लाई तुम किए हो तो संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होगा वो फोर्स आपका। चलो एक बात करते हैं, मान लिया हमारे पास कोई ऐसा सिस्टम है, हमने कहा माना हमारे पास एक सिस्टम है, हमारे पास एक ऐसा सिस्टम है, माना हमारे पास एक ऐसा सिस्टम है, सिस्टम है मतलब उसके अंदर बॉडीज होंगे। माना हमारे पास एक ऐसा सिस्टम है जिस पर एफ नेट बराबर 0 लगाओ, एक्सटर्नल। एक बात और जान लो, हमेशा यहाँ पे हम एक्सटर्नल फोर्स की बात करेंगे, एक्सटर्नल। अंदर क्या हो रहा है हमसे उससे मतलब नहीं है, यानी कि अगर ट्रेन है, ट्रेन की बोगी है, उसके अंदर क्या हो रहा है हमसे उससे मतलब नहीं है, लेकिन बाहर से उस पर बल क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो यही मैंने बोला, माना हमारे पास एक सिस्टम है जिस पर एफ नेट 0 एक्सटर्नल, यानी कि बाहरी फोर्स क्या लगा है, 0 लगा है। तो दैट टाइम देखो जरा अगर फोर्स 0 लगा है तो आप बताओ जरा, तो डेल्टा पी क्या होगा, 0 होगा। अगर 0 फोर्स अप्लाई हुआ है तो यहाँ पे 0 रखोगे, बराबर डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, तो डेल्टा पी बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या, संवेग में परिवर्तन 0 हो गया। अगर बाहर से बल 0 लगा है ना, तो संवेग में परिवर्तन क्या हो गया, 0 हो गया। यार ये क्या बता रहा है, तो बता रहा है कि संवेग में परिवर्तन ही ना है। ये क्या बता रहा है कि संवेग में कोई परिवर्तन ही नहीं हुआ, और संवेग में परिवर्तन ना हुआ तो सोचो एक मिनट के लिए, एक बात जरा सोचो ना, अगर संवेग में परिवर्तन ना हुआ तो क्या होगा। यहां पे आओ, पहले मैंने क्या बोला, सिस्टम के ऊपर लगने वाला नेट फोर्स कितना है, 0 है। अगर फोर्स 0 है तो दैट टाइम कितना होगा, उसमें मोमेंटम में भी क्या होगा, मतलब कि उसके मतलब कि संवेग में परिवर्तन भी क्या होगा, 0 होगा। संवेग में परिवर्तन भी क्या होगा, वहां पे 0 होगा। और संवेग में परिवर्तन 0 का मतलब समझो क्या होता है, संवेग में परिवर्तन 0 हो गया, संवेग में परिवर्तन हुआ ही नहीं, यानी कि संवेग कांस्टेंट है। अर्थात यहां पे क्या बोलोगे, अर्थात मतलब जो संवेग है ना, संवेग जो है ना वह क्या है, कांस्टेंट है। अर्थात संवेग क्या है बेटा, कांस्टेंट है। समझ में आई बात, ना आई। संवेग में मतलब 0 क्यों आ रहा है, शुरुआत में भी 4 रहा होगा, बदौम 4 है, ओकरे बदौम 4 है, फिर 4 है, फिर 4 है, फिर 4 है। जो शुरुआत में है वही अंत में है, तो संवेग में परिवर्तन तो हुआ ही नहीं, संवेग में परिवर्तन हुआ ही नहीं। तो यहाँ पे क्या हो गया कि संवेग संरक्षित है, शुरुआत में जो है वही अंत में। अर्थात हम बोलेंगे क्या, अर्थात मोमेंटम इज कंजर्व्ड, अर्थात क्या बोलोगे, मोमेंटम इज CONSTRV कंजर्व्ड। इसी को बोलते हैं बेटा संवेग संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। समझ गया ना, परिवर्तन नहीं होगा। अगर बाहर से बल 0 लगा है, अंदर कुछ भी हो, यार ट्रेन है ना, बोगी है, खड़ी है ना, तो उस पर बाहर से फोर्स 0 लग रहा है। अब खड़ी होने का मतलब ऐसा नहीं है कांस्टेंट से चल रही है तब भी क्या होगा, बाहर से 0 हुआ होगा। अगर कोई चीज़ मतलब कि लगातार चल रही है तो चलती ही रहेगी, रुकी है तो क्या रहेगी, रुकी ही रहेगी। अगर उस पर कोई बाह बल ना लगा हो तो वही हाल यहाँ पे भी है कि अगर बाह बल 0 है तो मान लो ये सिस्टम था, सिस्टम, इस पर अंदर मतलब कि 2 बॉडीज हैं, मान लिया ऐसा। तो शुरुआत अगर मतलब कि मैंने क्या बोला, बाहर से एफ नेट 0 है, अगर एफ नेट 0 है तो लगातार ये चल रही है, अपने शुरुआती वेग से जो दिया गया वो चल रही है। मतलब कि 4, इसका ऐसे मान लो यार, ऐसे मान लो इस सिस्टम का कुछ वेग रहा, मास रहा होगा, इसका कुछ वेग रहा होगा, ना तो चलते चलते ना तो यम बदला ना तो वी बदला,
ना तो m बदला ना तो v बदला। क्यों नहीं? m तो बदला, नॉर्मली तो m बदलता नहीं है, v भी नहीं बदला। क्यों? क्योंकि इस पर कोई फोर्स अप्लाई है ही नहीं। तो न्यूटन साहब के नियम के अनुसार यही ना होता है कि अगर कोई वस्तु रुकी है तो रुकी रहेगी, चलती है तो चलती रहेगी, जब मतलब कि जब तक उस पर बाहुबल ना लगाया जाए। बाहुबल नहीं लगाया गया तो हमने अभी बताया है कि मतलब कि चलेगा तो कांस्टेंट वेग से चलेगा, और जब वेग कांस्टेंट तो संवेग भी क्या हो जाएगा? कांस्टेंट, नॉर्मल m के लिए। ऐसा वेग ना हो कि हम भी बदलने लगे। मैंने आपको सारी बातें बताई हैं। तो देखो शुरुआत में अगर संवेग 4 रहा होगा तो बाधाओं में 4 रहेगा, फिर 4 फिर 4, क्योंकि बाहर से बल लगा ही नहीं है सिस्टम पर। इस समय अगर मान लो शुरुआत में इनिशियल की बात मैं करता हूँ, इनिशियल की मैं बात करता हूँ, तो mv का मतलब क्या? शुरुआत में इनका मास 10 रहा हो, v 4 है, तो p का मान आया ना, p इनर्शियल आया कि नहीं आया? अब बाद में सिस्टम अगर यहाँ आ गया फिर भी इसका मास तो यह ही है और वेग इसने बदला नहीं, तो फिर कितना आ गया? 10 × 4 आ गया। तो कितना बल लगा? कहोगे सर हमने पढ़ा है F net बराबर डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। कहोगे शुरुआतों में अंतिमों 40, शुरुआतों में 40 कट के 0 आ जाएगा, मतलब डेल्टा टी से भाग दोगे 0 आ जाएगा। या फिर लगभग है, तभी तो ऐसा हो रहा है। तो चलो आपको यह बात समझ में आ गई। अभी मैं यही काम बेटा मैं करूंगा अभी एक मतलब कि एग्जाम्पल के तौर पर एक बंदूक के लिए, बट यहाँ पे ऐसे लिख लो वही इफ। अब यहाँ समझो, इफ ऑन एनी आइसोलेटेड सिस्टम F net 0, आइसोलेटेड सिस्टम वही सिस्टम। देखो भौतिकी में इस वाले चैप्टर में आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब जान लो, ऐसा सिस्टम जिसके ऊपर बाहर से लगने वाला फोर्स 0। नोट कर लो, इस वाले चैप्टर में आइसोलेटेड सिस्टम उसी को बोलेंगे जिसके ऊपर बाहर से लगने वाला फोर्स 0 होगा, बाहर से कोई फोर्स ना है। ठीक है ना? चलिए अब बात यहाँ तक समझ में आ गई ना? ये मोमेंटम वाला काम समझ में आपको आ गया। तो अब थर्ड मतलब कंजर्वेशन ऑफ, अगर कोई मोमेंटम पूछता है तो बोलोगे यदि कि सिस्टम पर एफ एक्सटर्नल 0 है तो दैट टाइम उसका संवेग क्या रहेगा? हमेशा संरक्षित रहेगा, हमेशा बना रहेगा, अचर रहेगा। अचर का मतलब क्या? जो शुरुआत में वही बादों में संवेग है, यही अचर का मतलब है और कुछ नहीं है, बदलने वाला नहीं है मतलब। तो ये बात समझ में आ गई ना? अब इसको मैं आपको एक बंदूक और गोली से समझाता हूँ। चलो यहाँ पे मैं आपको एक बंदूक और गोली का मतलब की उदाहरण दे के सूत्र प्रूव कर देंगे, वहाँ पे समझ भी लेंगे क्या होता है। चलो मान लिया हमारे पास एक बंदूक है, 2 नली वाली बंदूक है मेरे पास एक। अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। चलो ये बंदूक है मान लिया, यहाँ पे इसका ट्रिगर है। अब ये मतलब कि इसमें गोली भी है, इसमें गोली भी है, 2 बाल्टी इसमें हुई कि नहीं हुई? ये पूरा सिस्टम है बेटा। एक यहाँ पे बंदूक भी है और क्या है? गोली भी है, और पूरा लेके क्या हो गया? सिस्टम हो गया। क्योंकि यहाँ पे 2 बॉडी हो गई, मतलब सिस्टम के लिए एक से ज़्यादा बॉडी होने चाहिए तभी सिस्टम कह सकते हो, अन्यथा आप सिस्टम नहीं कह सकते। तो एक सिस्टम मेरे पास है और मैंने इस पर बाहर से ना एफ एक्सटर्नल अगर मैं बोलूँ तो 0 मैंने लगाया है। अगर मैं बोलूँ कि एफ एक्सटर्नल मैंने इस पर कितना लगाया है? 0 लगाया है। बाहर से मैंने फोर्स 0 लगाया है, समझो मेरी बात को। इस सिस्टम पर ना कोई फोर्स नहीं लगा है, कोई फोर्स नहीं लगा है। इस सिस्टम पर बंदूक को मैंने फोर्स लगा के आगे पीछे ना किया है, खाली ट्रिगर दबाएंगे बस। वो कोई फोर्स ना है कि बंदूक को आगे पीछे जो करे, वो तो ट्रिगर दबाने का काम है। वर्क खाली किया गया है बंद ट्रिगर दबाने का। इसको समझने का प्रयास करो। ये मेरे पास बंदूक है, मेरे पास क्या एक बंदूक है, तो एक सिस्टम की तरह वर्क कर रहा है। इस सिस्टम की तरह देख लो, देखो संवेग संरक्षित तभी रहेगा जब बाहर से लगा बल 0 होगा, यानी कि एफ एक्सटर्नल का मान 0 होगा, तभी संवेग क्या कंजर्व रहेगा, नहीं तो नहीं हो सकता। तो एफ एक्सटर्नल मैंने 0 बोला, मैंने क्या करा? गोली दबा दिया, इस पर 0 लगा, सिस्टम पर बाहर से कोई बल नहीं, गोली मतलब कि ट्रिगर दबाया, गोली निकली। गोली कैसे निकली होगी? फोर्स ऑन बुलेट ड्यू टू गन, यानी कि यहाँ इसको क्या बोलेंगे हम लोग? फोर्स ऑन बुलेट ड्यू टू गन, यानी कि गन ने क्या लगाया? बुलेट पर फोर्स लगाया। अरे गन ने क्या लगाया? हाँ बुलेट पर फोर्स लगाया, बुलेट आगे गई तो इनको तो पीछे आना है, बुलेट इन पर लगाएगी, क्रिया प्रतिक्रिया है भाई। तो ये अभी पीछे की ओर आएगा, गोली आगे की ओर जाएगी क्योंकि फोर्स ऑन बुलेट ड्यू टू गन। ये अभी पीछे आएगा क्योंकि फोर्स ऑन गन ड्यू टू बुलेट। नोट कर लो, फोर्स ऑन गन ड्यू
टू बुलेट। अरे भाई न्यूटन का थर्ड नियम पालन नहीं कराओगे क्या? न्यूटन का थर्ड नियम पालन हो गया। अभी पीछे आइए, आगे गया। सिस्टम पर फोर्स जीरो है, तो जब सिस्टम पर फोर्स जीरो होता है तो आप क्या बोलोगे? जीरो बराबर, यानी कि टोटल सिस्टम पर फोर्स कितना है? जीरो है। और ये सिस्टम के अंदर के बल है आपस में लग रही हैं। सिस्टम के बाहर से बल लगा जीरो है, सिस्टम के अंदर के बल, ये जान लो हमेशा, सिस्टम के अंदर के बल हमेशा एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। सिस्टम के अंदर के बल हमेशा एक दूसरे को क्या कर देते हैं? निरस्त कर देते हैं। काम हुआ। बट इधर आगे 5 लगा दिया, पीछे 5 लगा दिया, वो खत्म कि जीरो हो गया। किंतु गोली तो निकल गई। गोली क्या हो गई? गोली तो निकल गई। एक क्रिया प्रतिक्रिया है ना, भले इक्वल है ना, पूरी डायरेक्शन बराबर है, बट काम तो होना, निरस्त नहीं करते कभी भी। बट इनका फोर्स आपस में मिलकर क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, काम हो जाएगा। यहां देखो जरा, हम ऐसे बोल सकते हैं एफ बी जी प्लस एफ जी बी डायरेक्शन के साथ जीरो हो जाएगा। एफ मतलब कि फोर्स ऑन बुलेट ड्यू टू गन प्लस फोर्स ऑन गन ड्यू टू बुलेट। अब ये जितना इधर उतना पीछे की ओर है, तो दोनों अगर मतलब कि वेक्टर में लिया जाए तो एक तो प्लस में आएगा, तो माइनस में आएगा, टोटली कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। टोटली क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं एफ बी जी बराबर माइनस एफ जी बी। यही क्या है? क्रिया प्रतिक्रिया का है, जो कहाँ से आया है? सेकेंड लॉ से आया है। कहाँ से आया है? सेकेंड लॉ से आया है। सेकेंड लॉ क्या कहता है कि अगर फोर्स नहीं अप्लाई हुआ है तो दैट टाइम, अगर फोर्स अप्लाई नहीं हुआ है तो दैट टाइम उसका संवेग क्या रहेगा? संरक्षित रहेगा। अगर फोर्स अप्लाई नहीं हुआ है तो दैट टाइम क्या होगा? पिंड का मतलब सिस्टम विलगित निकाय का संवेग क्या रहेगा? संरक्षित रहेगा। अब यहाँ पे देखो, पीछे देख के आए हो, यह तो हो गया। इससे मैंने बता दिया कि अगर फोर्स इस पे जीरो है बाहर से, तो अंदर वाले एक दूसरे क्या करेंगे? निरस्त करना है। जितना ये लगाया आगे उतना पीछे लगाया। ध्यान देना, इस पूरे को मैंने सिस्टम माना है, एक घर मान लिया। घर के अंदर ये सब काम हो रहा है। घर के अंदर इसने इसको लगाया, इसने इसको लगाया, आपस में जीरो हो गए। गोली तो चल गई, लेकिन इनका फोर्स मतलब कि गोली और बंदूक का, जो गोली ने बंदूक पर लगाया और बंदूक ने गोली पर लगाया, आपस में मिलकर जीरो होना है। इक्वल एंड अपोजिट है जो कि। चलो अब ये भी हम लोग पढ़ के आए हैं कि P इनिशियल INITIAL इज इक्वल टू P क्या होता है? फाइनल होता है। इसको नोट कर लेना आप। P इनिशियल बराबर P फाइनल। और शुरुआत में देखो जरा, शुरुआत में एक सिस्टम जो था उसमें बंदूक क्या हुई थी? रुकी हुई थी। और बुलेट भी क्या हुआ था? अंदर रुका हुआ था। यानी कि इनिशियल कितना था? जीरो था। इनिशियल कितना था? जीरो था। अभी मैं पीछे पढ़ा के आपको आ रहा हूँ, पीछे इसकी जस्ट यही बताया मैंने कि अगर सिस्टम पर पूरा फोर्स एक्सटर्नल जीरो लगा हो तो दैट टाइम उसका संवेग क्या रहेगा? संरक्षित रहेगा। सिस्टम में क्या है? बंदूक है, गोली है, दोनों क्या है? दोनों मतलब बेस शुरुआत में जीरो है, रेस्ट में जीरो रहेगा। अब फाइनल में कितना हो गया? तो बोलोगे P ऑफ G एंड P ऑफ, ये क्या हो जाएगा? अरे बुलेट दिशा सहित, यह नोट कर लोगे। हाई है पर आपको पता होना चाहिए कि P इनिशियल बराबर P फाइनल इफ F एक्सटर्नल बराबर क्या हो जाएगा? जीरो। अगर F बाहर से कोई बल नहीं है तो ये बेटा मतलब कि क्या बोलोगे? इनका संवेग जो अभी है वही बाद में रहेगा, जो शुरुआत में है वही क्या रहेगा? बाद में रहेगा। जो रुके हुए हाल में है वही चले हुए हाल में होगा, क्योंकि बल लगा ही नहीं है तो संवेग कैसे परिवर्तन हो गया? क्योंकि बल, देखो बड़ा कंट्राडिक्शन है। अब यहाँ पे मैंने संवेग परिवर्तन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि बाहर से कोई तुमने बल नहीं दिया है। और जबकि न्यूटन का सेकेंड लॉ यही कहता है, जब तुम बाहर से बल दोगे तभी संवेग परिवर्तन होगा। न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या कहता है? जब तुम बाहर से बल दोगे तभी संवेग में क्या होगा? परिवर्तन होगा। मैंने बाहर से कोई बल नहीं लगाया इस पर, तो संवेग परिवर्तन कहाँ होगा? नहीं होगा, खत्म बात। तो यहाँ पे हो जाएगा जीरो बराबर शुरुआत में, और बेटा अब गोली भी आगे जाएगी, बंदूक भी पीछे थोड़ा मोड़ा जाएगा, जो भी होगा। अब ये हो जाएगा P ऑफ G प्लस P ऑफ B, वो भी डायरेक्शन सहित। इनको भी इधर लाओगे तो माइनस का PG बराबर क्या हो जाएगा? PB हो जाएगा। देखो बराबर हैं पर दिशा में क्या है? विपरीत हैं। बराबर है पर दिशा में क्या है? विपरीत है। एक बात सोचो जरा, इसमें बंदूक तेज पीछे जाएगा, गोली आगे तेज जाएगा। कौन तेज जाएगा? तो जिसका मास कम होगा वह क्या होगा? तेज जाएगा। जिसका मास कम होगा, P बराबर क्या होता है?
mv होता है ना, p बराबर क्या होता है, mv होता है ना। तो अब देखो, अरे mv, तो यहाँ पे p बाई m बराबर v होता है। अगर मास कम हुआ तो वेग ज़्यादा होगा, मास कम हुआ तो कम से भाग देना पड़ेगा, वेग क्या होगा दैट टाइम ज़्यादा होगा। तो क्या हुआ, इसका यानी कि बुलेट का मास कम है तो इसका वेग क्या होगा, ज़्यादा होगा। यह वेग ले लिया और इनका मास ज़्यादा है, इनका वेग ज़्यादा होगा, इनका मास ज़्यादा होगा, आपस में एक दूसरे को संतुष्ट कर लेते हैं। अब ये सारी बातें ख़त्म होती हैं। अब हम एक दो सवाल लगाएंगे, बातें और क्लियर होंगी, उसके बाद वीडियो ख़त्म करेंगे, ठीक है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं यहाँ पे। मैंने क्या बताया, अरे भाई संवेग परिवर्तन क्यों नहीं हुआ, क्योंकि बाहर से कोई बल ही नहीं लगा। इस सिस्टम पर बाहर से कोई बल लगा है क्या, मैंने ऐसे वैसे कुछ किया है क्या, कुछ नहीं किया, खाली ट्रिगर दबाई है, गोली निकाला है बस। तो शुरुआत में होगा भाई, बाद में भी होगा। बंदूक तो जहाँ थी वहीं है ना, तो बल कहाँ लगा मेरे भाई, बल कहाँ लगा, नहीं लगा। तो इसको मिटा के आगे चलते हैं। चलो ये सवाल देखो बेटा, मैंने बोला वही अगर मान लो गन का मास 5 किलोग्राम का हो, बुलेट का मास 0.2 किलोग्राम का हो, और बुलेट का जो वेग है ना, यानी कि बुलेट का जो वेग है मान लो 200 मीटर पर सेकेंड हो, तो बताओ बंदूक का वेग कितना होगा। बाहर से कोई बल नहीं लगा है, बाहर से कोई बल ना लगा, इतनी सारी बात दी गई हैं, तो हमको करना क्या है। तो हम जानते हैं अगर बाहर से कोई बल ना लगा है तो P इनिशियल इज इक्वल टू, चूँकि P इनिशियल इज इक्वल टू क्या होता है, P फाइनल। ये कब होता है, जब बाहर से कोई बल ना लगा होता है तब। पहले शुरुआत में बंदूक रुकी हुई रही होगी, 0 बराबर, यहाँ पे क्या पढ़े हो, संवेग ऑफ गन प्लस संवेग ऑफ बुलेट, यही पढ़े हो। चलो कोई बात नहीं है, 0 बराबर गन का संवेग क्या होगा, गन अगर मान लो अरे 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 ऐसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा, गन इधर आएगा, गोली इधर जाएगी, तो गन का संवेग क्या होगा, गन का मास और गुणे गन का क्या हो जाएगा, वेग, और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, अरे बुलेट का मतलब बुलेट का संवेग क्या होगा, बुलेट का मास प्लस बुलेट का वेग। और एक बात और, अरे गुणे गुणे होगा। एक बात और, बुलेट आगे जाएगी या पीछे जाएगा, अगर इसको पॉजिटिव ले लो, इसको क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव, तो यहाँ पे माइनस लगाना पड़ेगा, यानी कि 0 बराबर माइनस mg vg अरे प्लस mb vb, यहाँ आ जाएगा तो mg vg बराबर mv vb होगा। तो ये हो जाएगा mg का मान, मास ऑफ गन 5 किलो, vg का मान नहीं पता, बुलेट अरे वेग ऑफ गन, और mb का मान कितना है, मास ऑफ बुलेट 0.2 किलो, bb का मान 200। यहाँ पे आ जाएगा vg बराबर, ये कट जाएगा, ये आ जाएगा आपको कितना बेटा, ये 200 मीटर पर सेकेंड है ना, 200, तो 5 चौके हो जाएगा इतना, 5 चौके 20, और ये आ जाएगा आपका 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो आराम से आ गया। इसको मिटा के एक सवाल और लगाते हैं। तो बस देखो, एक लास्ट क्वेश्चन है आपका, आज की वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ मैं आपको। मान लिया हमारे पास एक क्वेश्चन है, यहाँ पे एक बॉडी है और यहाँ पे एक बॉडी है, दो बॉडी हैं, इसको हम एक सिस्टम मान सकते हैं। इसको हम क्या मान सकते हैं कि यह एक सिस्टम है और सिस्टम पर लगने वाला एफ नेट 0 है एक्सटर्नल पे, बाहर से कोई फोर्स नहीं दिया गया। तो जो ये बात आती कि सिस्टम पर बाहर से कोई फोर्स नहीं है, तुरंत ही आपके माइंड में जवाब बन जाना चाहिए, मतलब कि इस पर इसका संवेग क्या होगा, संरक्षित होगा। जब कोई फोर्स ना आया तो कैसे बताओगे यार वहाँ मोमेंटम होगा, यानी कि चेंज इन मोमेंटम 0 होगा, और चेंज इन मोमेंटम जब 0 होगा दैट टाइम संवेग क्या होगा, अचर राशि दिखाएगा। 4 तब भी है, 4 बाद में हमेशा चल रहेगा। मान लो यह 1 किलो का है और यह 2 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, और यह मान लो 2 किलो का है, 1 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है। ठीक है, मैंने बोला कुछ टाइम बाद इनमें कोलिजन हुआ, कुछ टाइम बाद ये आपस में टकराए, तो इनका अब देखो जरा क्या होगा। मैंने बोला यह तो 1 केजी का 1 केजी ही रहेगा, यह 2 केजी का है तो यह 2 केजी का ही रहेगा,
बट अब मैंने बोला इनका 2 मीटर पर सेकेंड से वेग कितना हो गया, 1 मीटर पर सेकेंड। अब इनका वेग बताओ क्या होगा, यही मेरा सवाल है कि टकराने के बाद पहले वाले जो 1 किलो का मास था उसका वेग घट के 1 मीटर पर सेकेंड हो गया, तो सेकेंड वाले मास का बताओ वेग क्या होगा। तो हमने पढ़ा है कि अगर सिस्टम पर बाहर से लगने वाला बल 0 है तो हम बोलते हैं कि P इनिशियल इज इक्वल टू P क्या होता है, फाइनल होता है। और P इनिशियल कितना है, ध्यान देना आपकी बात, इनर्शियल वाला कंडीशन ही है। इनिशियल में कहोगे सर जी इसका संवेग प्लस इनका संवेग, यहाँ पे घटाना नहीं होगा क्योंकि दोनों का वेग एक ही हो रहा है। तो बोलोगे सर 2 गुणे 1 और प्लस 2 गुणे 1। P फाइनल कितना होगा, इसका भी कुछ आगे पीछे नहीं है, इधर ही वेग है, इनका भी वेग इधर ही बता दिया गया है। इसका संवेग 1 गुणे 1 प्लस इसका कितना हो जाएगा 2 गुणे, मान लो इसका वेग v है, संवेग तो हम v पे आएगा ना। अब ये हो जाएगा 4 बराबर 1 धन 2v, तो v बराबर क्या हो जाएगा 4 से गया 3 बटे 2 यानी कि 1.5 मीटर पर सेकेंड। ये हमारे v का क्या आ जाएगा, मान आ जाएगा इस वाले का। अब देखो शुरुआत में इनका 4 तो अंतिम में 4 आना चाहिए, तो देखो 2 धन 2 ऐसे मुजमानी कर लो 4 हो गया और एक एक नम 1 धन। अब यहाँ पे 1.5 तो आया है, 1.5 गुणे 2 यानी कि 3, अब भी 4 हो गया। प्रूफ होता है कि हाँ सही है। प्रूफ करने के लिए हाई कुल ना काम करना तब वो लगा दो, ऐसा सवाल आ जाएगा छोटा मोटा। तो 1 है, 4 चाहिए टोटल हमको, 1 तो है ही और हाई वाला हमको नहीं पता है, हाई वाला x है, हमको पता वो 3 होगा क्योंकि 4 टोटल, 1 हाई हो गया तो है 3 होना चाहिए। और इसको 3 होने के लिए इसके संवेग का मान 3 होना पड़ेगा, mv का मान 3 होना पड़ेगा और m का मान कितना है इसके 2, v बराबर 3, v का मान वैसे भी निकाल सकते हो, सोच के निकाल सकते हो कितना आएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको बड़े बढ़िया समझ में आया होगा और जो भी आपके अंदर मतलब कि सवाल रहे होंगे सब खत्म हो गए होंगे और आपको सब कुछ समझ में आ गया। तो फिर आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।